हेलो दोस्तों, हम लोग इसके पहले जो है अल्फ़ाबेट पढ़ चुके हैं, नाउन पढ़ चुके हैं, अल्फ़ाबेट के बाद वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, अब सेंटेंस पढ़ चुके हैं। सेंटेंस के बाद अब हम टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे। तो हम लोगों ने अब तक जो है सेंटेंस पढ़ चुका है, अब जो है टेंस पढ़ना बाकी है। तो टेंस कैसे पढ़ा जाता है, कैसे शुरुआत किया जाता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, इन सारे टेंसों को, प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को फर्दर जो है 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर हम देखें तो प्रेजेंट टेंस में है, हूँ, हो आता है जो लास्ट में, पास्ट में था, थे, थी आता है, और फ्यूचर में गा, गी, गे आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम हिंदी में इसको टेंस को पहचाने तो कैसे पहचानेंगे। तो अगर हम देखें तो प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस, पास्ट टेंस के 4 टेंस एंड फ्यूचर टेंस के 4 टेंस होते हैं। वो कौन कौन से हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो टोटल जो है 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, टोटल 12 टेंस पढ़ने हैं। हाँ, 12 टेंस के अलावा भी जो है हमें एक सिंपल टेंस पढ़ना पड़ता है, जो सिंपल प्रेजेंट होता है और सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस जो है, सिंपल टेंस जो है इंडेफिनिट टेंस का ही एक पार्ट होता है। जो थोड़ा सा डिफरेंस आगे मैंने बताया है कि कैसे जो है सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ़र्क होते हैं, वो मालूम करना होगा। आगे देखिए कि हम कैसे पहचानेंगे। तो इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में है, हूँ, हो लगा रहता है, पास्ट टेंस में था, थे, थी, और फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार से अब अगर देखिए तो इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल टेंस कहते हैं, लेकिन सिंपल टेंस में थोड़ा फ़र्क होता है जो वो इंडेफिनिट टेंस उसको अलग करता है। तो इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, अगर हम हिंदी में समझें तो वाक्य के अंत में ता, ती, ते होते हैं। अगर हम इसको समझें तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वाक्य के वर्ब के अंत में ता, ते, ती और सबके अंत में है, हूँ, हो लगा रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, हूँ, हो होता है। ठीक उसी प्रकार से कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे, और उसमें पहचान क्या होता है, कार्य का जारी रहना प्रकट होता है या कार्य का जारी होना दर्शाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से परफेक्ट टेंस क्या होता है तो परफेक्ट टेंस में चुका, चुकी, चुके, लिया, ली, लिए, पाया, पाई, पाए, गया, गई, गए इत्यादि होता है। इसमें कार्य का पूर्ण होना भी प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार से अब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब हुआ ये परफेक्ट से बना है और कॉन्टिन्यूअस टेंस से बना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परफेक्ट का मतलब पूरा भी होना और कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब जारी होना। तो अगर दोनों को अगर हम मिला के समग्र रूप से देखें तो परफेक्ट का मतलब पूरा भी, मतलब पूर्ण हो जाना, और कार्य का जारी भी होना। तो इसका अर्थ अगर एक ही कार्य है और वो पूर्ण भी है और जारी भी, इसका मतलब आधा काम से या कुछ हद तक पूर्ण हो जाता है और कुछ हद तक जारी रहता है। तो उसी को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, चाहे ये परफेक्ट प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। देखिए मैंने बता भी दिया है कि इसमें रहा पहचान अगर हिंदी में देखा जाए तो वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे प्लस समय होता है। कार्य का कुछ हद तक समाप्त हो जाना और कुछ कार्य जारी रहना प्रकट होता है। जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि वह सुबह से खेल रहा है। तो अगर वह सुबह से खेल रहा है और अभी तक खेल रहा है, तो सुबह से खेल रहा है तो कुछ तो कार्य पूरा किया होगा, मतलब सुबह से अगर खेल रहा है तो कुछ तो कार्य अभी भी या कुछ तो खेला होगा, इसलिए कुछ हद तक कार्य जो है समाप्त हो चुका और अभी कार्य जारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो परफेक्ट भी है, कुछ हद तक पूरा भी हो गया और कुछ जो है कार्य जारी है। अब देखिए हम लोग जो है इन प्रेजेंट को भी पढ़ेंगे, पास्ट को भी पढ़ेंगे और फ्यूचर को भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रेजेंट में पहले हम इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम
पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम हिंदी में समझे तो वर्ब के अंत में ता, तेती और सबके अंत में रहा, है, हूँ, हो पाया जाता है। अब देखिए, उसको सिर्फ ये तो उस ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वो कैसे पहचाने, जब शुरुआती दौर होता है जो बच्चा नहीं समझ पाता है। लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना होगा तो आपको जो है उसकी एक्चुअलिटी को समझना होगा, उसके भाव को समझना होगा कि वो क्या कह रहा है। तो देखिए, इनडेफिनिट ऑफ वर्क। इनडेफिनिट ऑफ वर्क क्या होता है? कार्य की अनिश्चितता। कार्य की अनिश्चितता का मतलब मैंने बताया कि रोनाल्ड स्नान करता है, तो रोनाल्ड स्नान करता है, रोनाल्ड स्नान कर चुका है कि नहीं, उसका अस्तित्व मतलब कार्य जो है पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ हुआ, कुछ जानकारी नहीं है। सिर्फ बता दिया गया कि स्नान करता है, कब करता है, कब कैसे नहीं मालूम। तो ये जो है इनडेफिनिट ऑफ वर्क हुआ। उसी प्रकार से देखिए, तो इसमें जो है 4 चीज़ें होती हैं: इनडेफिनिट ऑफ वर्क, हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आपको पढ़ना हो और समझना हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इनडेफिनिट ऑफ वर्क क्या है, हैबिचुअल एक्शन क्या है, जनरल ट्रूथ क्या है और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। ठीक उसी प्रकार से देखें तो हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? जिसमें आदत प्रकट हो। हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदत प्रकट होना, लेकिन उसकी एक शर्त क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि जब ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट का होना अनिवार्य है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट माने वर्तमान के संदर्भ में। तो वर्तमान के संदर्भ में जैसे मेरी माताजी प्रतिदिन सुबह 5 बजे जग जाती हैं, तो ये जग जाती हैं वर्तमान की बात हो रही है। और तो देखिए, इसमें जो है प्रतिदिन जग जाती हैं, इसमें आदत प्रकट हो रहा है, तो ये क्या माना जाएगा? हैबिचुअल एक्शन माना जाएगा। कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब में यस था यस जुड़ जाता है, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब में यस था यस नहीं जुड़ता है। ठीक उसी पर नोट देख लीजिए, नोट में क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से। अगर आप लोगों को समस्या हो कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आई, वी, यू, दे, ये क्या माने जाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल प्रोनाउन माने जाते हैं। सिंगुलर में क्या माने जाते हैं? ही, सी, इट तथा नेम। अगर वो कोई नाम है तो वो सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन हाँ, नाम अगर एक से अधिक है तो वो भी प्लूरल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने पढ़ लिया फार्मूला 1। फार्मूला नंबर 1 में क्या पढ़ा कि फार्मूला नंबर 1 का मतलब सिंपल सेंटेंस के लिए फार्मूला। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस में खास बात है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, और जैसे ही वाक्य निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, जो डू और डज होते हैं। तो ये फार्मूला नंबर 1 था, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस के लिए बताया, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और रिमेनिंग मैटर होता है। मैंने आप लोगों को सेंटेंस में भी पढ़ाया है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग मैटर, सब्जेक्ट के 4 डिटर्मिनेंट, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज भी पढ़ाया है, वर्ब भी पढ़ाया है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी पढ़ाया है, ऑब्जेक्ट पढ़ाया है, रिमेनिंग मैटर पढ़ाया है। जिस किसी ने वो सेंटेंस वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। ठीक उसी प्रकार से देखिए, नोट नंबर में है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब हम फार्मूला 2 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फार्मूला 2 क्या है? फार्मूला 2 का मतलब सब्जेक्ट, जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव, फॉर इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस के लिए ये फार्मूला लगता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अलग अलग नियम है। अगर सेंटेंस हमारा सिंगुलर होता है तब 2 फार्मूले बनते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा इंट्रोगेटिव या निगुलर, जब सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस होता है तो अलग फार्मूले लगते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव या निगेटिव हो जाता है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य हमारा साधारण हो
तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। और वाक्य जो हमारा नकारात्मक या प्रश्नसूचक हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए, इसके पहले हम लोगों ने साधारण वाक्य पढ़ा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा था। अब जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्यों? क्योंकि वाक्य हमारा नकारात्मक या प्रश्नसूचक है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, किसके लिए? फॉर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए। डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। देख लीजिए एग्जांपल, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, मैं हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई रीड हो गया, वर्ब में यस था, यस नहीं लगा। वे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए दे प्ले फुटबॉल इसमें नहीं लगा। लेकिन मेरी माँ सुबह में नाश्ता बनाती हैं, इसमें जो है देखिए कुक्स यस लगा है। तो ये जो है हमारी माता जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में यस था, यस लगेगा। ध्यान दीजिएगा। रूल्स फॉर मेकिंग सेंटेंस, सॉरी स्ट्रक्चर आप देखिए कैसे क्या करना है कि रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस सॉरी, इफ द सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और प्लूरल नंबर। अगर हमारा सेंटेंस जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन में हो तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आते हैं और थर्ड पर्सन में ही सी इट आते हैं। अगर उसमें नहीं मालूम है तो हमेशा बोलने वाला फर्स्ट पर्सन में होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन में होता है और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन होता है। इसका मतलब स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज द सेकेंड पर्सन एंड द कन्वर्सेशन अबाउट विच इज गोइंग ऑन इज द थर्ड पर्सन। इसका मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन होगा, जो बोलने वाला होगा फर्स्ट पर्सन होगा, जो सुनने वाला होगा वो सेकेंड पर्सन होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो देखिए, इफ द सब्जेक्ट इन फर्स्ट, सेकेंड और प्लूरल नंबर, इन दैट केस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब केप्ट एज इट इज़। मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन में हो, सेकेंड पर्सन में हो या प्लूरल नंबर में हो तो वर्ब को हम ज्यों का त्यों ही रख देते हैं। लेकिन इफ़ द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन, इन दैट केस अगर वर्ब जब सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा जो है थर्ड पर्सन में हो तो वर्ब में यस और ई यस जोड़ देते हैं, एडेड टू द वर्ब, मतलब वर्ब में जोड़ देते हैं, जिसका पहले मैंने उदाहरण दे दिया है। इसके पहले आप देख लीजिए, माई मदर, मतलब ये थर्ड पर्सन में है, क्यों? क्योंकि ये माई मदर जो है थर्ड पर जिसके बारे में बात हो रही है वो, और बोल कौन रहा है? मैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं जो मैंने बताया आपको। रूल्स आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में बुक भी है, आप बुक का भी सहारा ले सकते हैं। देखिए, अब जो है सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमें मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों एक होते हुए भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का एक होता है लेकिन उसके हेड एंड टेल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से टेंस हमारा एक है लेकिन एक सिंपल प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो दोनों में फ़र्क क्या है ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कार्य का होना प्रकट होता है लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी भी कार्य का न होना प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ तो रोनाल्ड एक छात्र है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ एक छात्र बताया जा रहा है, लेकिन पढ़ता है ज़रूर, लेकिन सेंटेंस में छात्र है बस, सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा है कि पढ़ता है। शहद मीठा होता है लेकिन शहद मीठा होता है, ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर उसी में देख लिया जाए रोनाल्ड कक्षा 8 में पढ़ता है तो ये जो सेंटेंस में कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है। लेकिन इस टेंस में, इस सेंटेंस में कोई भी कार्य रोनाल्ड नहीं कर रहा है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो जो है कक्षा 8 में, सॉरी वो एक स्टूडेंट है, वो एक विद्यार्थी है। तो इस तरह के हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ लिया। अगर कोई भी और डाउट हो तो इसके बारे में कमेंट करें। धन्यवाद।